नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बीएसएनएल की हिस्ट्री बताने वाले हैं। कैसे एक समय का टेलीकॉम किंग बीएसएनएल का पतन हुआ और अब वह किस स्थिति में है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए पूरी कहानी। भारत में वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो के आविष्कार के साथ हुई। 1923 में भारतीय रेडियो टेलीग्राफ कंपनी आईआरटी की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने देश भर में वायरलेस संचार की सुविधा दी। धीरे धीरे यह क्षेत्र बढ़ता गया। मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा प्रदान की गई लैंडलाइन सेवाओं पर केंद्रित रहा। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। 1999 की नई टेलीकॉम नीति ने निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार में वृद्धि हुई। इस नीति का उद्देश्य आम जनता को सस्ते दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना और समग्र बुनियादी ढांचे और पहुंच में सुधार करना था। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1 अक्टूबर 2000 को हुआ, जिसने डीओटी की सेवाओं और संचालन को संभाल लिया। प्रारंभ में बीएसएनएल का बाजार में एकाधिकार था, जो लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं प्रदान करता था। यह जल्दी ही भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यापक पहुंच के लिए जाना जाता था, जहां निजी कंपनियां कम लाभ के कारण प्रवेश करने से हिचकिचाती थीं। 2000 के दशक की शुरुआत में बीएसएनएल भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति थी। यह अंडर सर्व्ड ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। कंपनी ने प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं सहित कई नवाचार पेश किए और आईपीटीवी, ब्रॉडबैंड और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वोआईपी) जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं शुरू की। 2009-10 के आसपास बीएसएनएल का पतन कई कारणों से शुरू हुआ। कड़ी प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, सरकारी हस्तक्षेप और लाल फीताशाही और वित्तीय कुप्रबंधन। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी आक्रामक निजी कंपनियों के प्रवेश ने बाजार में हलचल मचा दी। जहां निजी ऑपरेटरों ने तेजी से 4G तकनीक को अपनाया, बीएसएनएल 2G और 3G सेवाओं के साथ ही अटका रहा। बार बार सरकारी हस्तक्षेप और निर्णय लेने में नौकरशाही की देरी ने बीएसएनएल की वृद्धि को और बाधित किया। उच्च कर्मचारी लागत और अक्षम संचालन से बढ़ते घाटे का सामना करना पड़ा। 2019 तक बीएसएनएल पर 39,099 करोड़ का संचित घाटा था। 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च ने भारतीय दूरसंचार उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाया। जियो की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति, मुफ्त वॉइस कॉल और सस्ते डेटा की पेशकश ने अन्य ऑपरेटरों को अपने टैरिफ को काफी हद तक कम करने के लिए मजबूर किया। इससे इंडस्ट्री में भारी समेकन हुआ और कई छोटे खिलाड़ी बाजार से बाहर हो गए। जियो की तेजी से बढ़त ने बीएसएनएल को अपने घटते ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए संघर्ष में डाल दिया। अपने चुनौतियों के बावजूद बीएसएनएल अपनी किस्मत को सुधारने के प्रयास कर रहा है। भारतीय सरकार ने बीएसएनएल के लिए कई पुनरुद्धार पैकेजों की घोषणा की है, जिसमें हाल का 1,64,000 करोड़ का पैकेज भी शामिल है। बीएसएनएल ने कुछ क्षेत्रों में 4G सेवाएं देना शुरू कर दिया है और इसे पूरे देश में विस्तार करने की योजना है। इसके अलावा 5G सेवाएं लॉन्च करने की भी योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरी तरह से स्वदेशी होगी। निजी ऑपरेटरों द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी से असंतोष बढ़ने के साथ बीएसएनएल एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में फिर से रुचि प्राप्त कर रहा है। सस्ती और विश्वसनीय सेवाओं की तलाश करने वाले उपभोक्ता बीएसएनएल की ओर बढ़ रहे हैं। बीएसएनएल की यात्रा भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के व्यापक विकास को दर्शाती है। एक राज्य नियंत्रित एकाधिकार से एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार तक। जबकि यह महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है,
रणनीतिक हस्तकेंद्रित करने से बीएसएनएल को भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसएनएल अपनी पुरानी महिमा को फिर से प्राप्त कर सकता है? नीचे कमेंट में हमें बताएं और अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब